दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी आरजेडी पार्टी ऑफिस के पास एकजुट होकर के अपनी मांग को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। ये लोग बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद विधायक से मिलने की मांग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार की शिक्षा को लेकर के भैंस के आगे बीन बजाने जैसी है, इसलिए आज हम लोग राजद दफ्तर के आगे भैंस लेकर के पहुंचे हैं और इसके जरिए हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इसको लेकर के विभाग लगातार कोई ना कोई नया तरकीब लगाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार होने का नाम नहीं लेता है। इसी कड़ी में अब पिछले कई महीनों से अपनी बहाली को लेकर के आंदोलन कर रहे एसटीटी अभ्यर्थी द्वारा अब आरजेडी और प्रदेश कार्यालय के बाहर भैंस लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान वे 2019 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अभी तक लंबित रहने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से सटे इलाके में एक बार फिर से नाव हादसे से जुड़ी हुई खबर निकल करके सामने आई है। जानकारी के अनुसार पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के रामपुर दियारा सोन नदी में दो नाव के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक नाव बीच नदी में ही डूब गई। यह घटना में नाव पर सवार 1 दर्जन मजदूर पानी में डूब गए, जो लापता बताए जा रहे हैं। 1 दर्जन मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इधर इस घटना को लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि रामपुर दियारा के सोन नदी में दो नाव के बीच रविवार की अहले सुबह जमकर टक्कर हुई। यह एक नाव पर बालू लदा हुआ था, जबकि दूसरे नाव पर लगभग 1 दर्जन मजदूर सवार थे। यह घटना में बालू लदी नाव डूबने से बच गई, जबकि मजदूरों से भरी नाव नदी में डूब गई और सभी लोग लापता हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना के पहला चरण पूरा हो चुका है। जब पहले चरण में बिहार के परिवारों और फिर मकानों की गिनती की गई है। जब पहले फेज की जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी को हुई थी, जो 21 जनवरी तक चली। जहां 4 पदाधिकारी ने गणना की अंतरिम रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसके मुताबिक पटना जिले में कुल 14,35,269 परिवार रहते हैं। अगले 3 दिनों तक इस अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। वहीं जाति आधारित गणना को लेकर के जिला कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है और ये नंबर है 061225041112। जाति आधारित गणना के पहले चरण में किसी परिवार की अगर गिनती नहीं हो सकी है तो फिर अपनी शिकायत इस नंबर पर कर सकते हैं, जो नंबर अभी हम आपको बताए हैं। या किसी परिवार की गणना छूटने की अगर शिकायत मिलती है तो फिर उस परिवार को तत्काल जोड़ा जाएगा। वहीं पर सभी जिलों के डीएम के द्वारा 25 जनवरी को सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार को इस रिपोर्ट की मदद से परिवार, मकान और फिर जनसंख्या का जिलावार डेटा मिलेगा। जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। दूसरे चरण की गणना के दौरान जाति, शैक्षणिक डिग्री, आय के साधन आदि की जानकारी ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जहानाबाद में प्रेमी प्रेमिका की ग्रामीणों ने पकड़ करके शादी करा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी हां, केवल 15 दिनों की मुलाकात में दोनों का प्यार इस कदर परवान रहा कि सारी मर्यादा ही भूल गए। जब प्रेमी एक सर्कस में काम करता था, इसी क्रम में जहानाबाद आया हुआ था। इसकी मुलाकात गुड़िया से हो गई, जो उसी गाँव की रहने वाली थी। दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई, जब दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में भी खा ली। इसी बीच प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके गांव चला गया, लेकिन गांव वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों की शादी करवा दी गई। मामला बिहार के जहानाबाद जिले के सुकुराबाद थाना क्षेत्र के चिकसोरा गांव का है, जहां एक प्रेमी देर रात अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जब ग्रामीणों को देखते ही प्रेमी ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों के आगे बच ना सका, उसे पकड़ लिया गया। दोनों की शादी करवा दी गई। यह शादी पंचायत के मुखिया और फिर सरपंच की मौजूदगी में प्रेमी विकास कुमार, प्रेमिका गुड़िया कुमारी की हिंदू रीति रिवाज से गांव के विष्णु भगवान मंदिर में 7 फेरे दिलवाया गया। आपको बता दूं कि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस घटना में केवल 15 दिनों में ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब प्रेमी विकास कुमार ने बताया है कि वे सर्कस में काम करने यहाँ पर आया हुआ था और इसी बीच इस दौरान लड़की से मुलाकात हुई, जो प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोनों की शादी हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ताधारी दल
आरजेडी नेता और मंत्री पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। यह सरकार में रहते हुए आरजेडी के नेता जाति और धर्म को लेकर के खूब बयानबाजी कर रहे हैं। जहां रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान देने के बाद अब आरजेडी कोटे से मंत्री बने आलोक मेहता ने भी खास जाति के लोगों को अपना निशाना बनाया है। मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि स्वर्ण जाति के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। जब मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जब विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी के नेता जाति और धर्म के नाम पर समाज और फिर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बयान देने वाले आरजेडी नेताओं को पता होना चाहिए कि बिहार की सियासत में उनके नेता लालू प्रसाद यादव की उत्पत्ति एक पंडित की कृपा से हुई थी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी नेताओं द्वारा जिस तरीके से बयान आजकल दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी का एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर दूसरा रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है, और तीसरा मंत्री स्वर्ण जाति के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं। या ऐसा बयान देने वाले आरजेडी के मंत्रियों को यह पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ झा की उन पर कृपा हुई थी। आपको बता दूं कि आरजेडी नेता और बिहार के भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने सवर्णों के खिलाफ जहर उगला था। जब मंत्री आलोक मेहता ने कहा था कि जिन्हें आज 10% में गिना जाता है वह पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। इतना ही नहीं, मंत्री ने स्वर्ण जाति के खिलाफ जहर उगलते हुए ये भी कहा कि जो 10% लोग हैं उनके सामने जो आवाज़ उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी, या उन्हें EWS कहा जाता है। ये दलित, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए उचित नहीं है। दोस्तों, बिहार में किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। किसानों की इसी बड़ी समस्या को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को कटघरे में घेरा है। जहां उन्होंने कहा है कि यूरिया के वितरण में बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल है, इसीलिए खाद का वितरण सही तरीके से किए जाने की मांग सरकार से उन्होंने की है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि किसानों की मदद के लिए यदि किसी ने कोई काम किया है तो वह है पीएम मोदी, जिन्होंने किसानों के लिए बेहतर काम किए हैं। यह केंद्र सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, या वही बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। यह केंद्र सरकार 1900 रुपये की यूरिया सब्सिडी दे रही है। यूरिया की कमी नहीं है, बंद पड़े यूरिया के कारखाने को चालू करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में यूरिया भारी मात्रा में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। यूरिया वितरण में बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि खाद का वितरण सही करें जिससे किसानों को लाभ मिले। दोस्तों, बात करते हैं कि प्याज के बिना खाने का स्वाद अधूरा सा लगता है। जब तक सब्जी में प्याज ना हो खाना बेस्वाद ही बनता है। यही नहीं, अगर सलाद में भी प्याज ना हो तब भी बात नहीं बनती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग प्याज खाना तो दूर की बात, इसे बाजार से खरीद कर लाने में भी डरते हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के एक गांव के बारे में जहां के लोग प्याज नहीं खाते हैं। आपको बता दूं कि ये गांव बिहार के जहानाबाद जिले की चीरी पंचायत में है। ये गांव जहानाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम त्रिलोकी बिघा है। इस पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति प्याज नहीं खाता है। यह 30 से 35 घरों की बस्ती वाला गांव है। यहाँ अधिकांश यादव जाति के लोग रहते हैं, लेकिन पूरे गांव में कोई भी प्याज और फिर लहसुन नहीं खाता। यहाँ तक कि गांव में प्याज और लहसुन बाजार से लाना भी पाप है, मना है। जहाँ गांव के एक बुजुर्ग रामविलास बताते हैं कि यहाँ के लोग वर्षों से प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, जहाँ उनके पूर्वज भी प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। इस गांव में ये परंपरा आज भी कायम है। गांव के लोग प्याज और लहसुन ना खाने का कारण गांव में स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर को बताते हैं। यह गांव की एक महिला बताती है कि गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर है, इस कारण उनके पुरखों ने प्याज खाना प्रतिबंधित कर दिया था। 40 से 45 साल पहले किसी ने इस गांव प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब उस परिवार के साथ अशुभ घटना घट गई थी। इसके बाद अब लोग बाजार से भी प्याज लाने से घबराते हैं, डरते हैं। लोग प्याज खाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। गांव के मुखिया बताते हैं कि वर्षों से गांव में ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इसे आप अंधविश्वास से भी जोड़ सकते हैं। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि इस गांव में सिर्फ प्याज और लहसुन भी नहीं बल्कि मांस मदिरा भी प्रतिबंधित है। गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम है कि देश में प्याज की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है।
दोस्तों अब करते हैं सेहत की बात। जय 1 मिनट सेहत की बात करते हैं। सेहत की बात में सबसे पहले बात करते हैं कि गाजर को विंटर सुपर फूड्स कहा जाता है। जी हाँ, अभी हम गाजर के बारे में बताएंगे, आपको गाजर के फायदे के बारे में बताएंगे। ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आधा कप गाजर में 25 कैलोरी, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम चीनी और 0.5 ग्राम आयरन होता है। सभी आवश्यक विटामिन और फिर खनिज होते हैं। यह गाजर में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं गाजर खाने से शरीर को क्या क्या फायदा होते हैं। बात करते हैं कि गाजर आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ये विटामिन आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये बीटा कैरोटीन आंखों को सूरज की क्षति से बचाता है और मोतियाबिंद और फिर आंखों की अन्य समस्याओं की संभावना को कम करता है। पीली गाजर में ल्यूटिन होता है। रिसर्चों के अनुसार ये उम्र से संबंधित आंखों की समस्या से बचाता है। यह गाजर कैंसर की संभावना को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में हानिकारक की फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। गाजर में 2 मुख्य प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड और फिर एंथोसाइन होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केरोनोटाइड्स गाजर को उनके नारंगी और फिर पीले रंग देते हैं, जबकि एंथोसाइनिस उन्हें लाल और फिर बैगनी रंग देते हैं। गाजर दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा गाजर में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। गाजर में पाया जाने वाला फाइबर वजन को नियंत्रण में रखने और फिर हृदय रोगों की यानी कि दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई संभावना को कम करते हैं। यही नहीं, गाजर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी गाजर बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है जो इम्यून सिस्टम की रक्षा करता है। यही नहीं, गाजर कब्ज की समस्या को दूर करने में गाजर बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो फिर आपको कुछ कच्ची गाजर खानी चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को कम करता है। इसके अलावा गाजर में कैल्शियम और फिर विटामिन के होते हैं। ये दोनों ही हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि घर की छत पर सोलर प्लेट लगा करके आप बिजली की समस्या से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बिजली की बिल से परेशान हैं, बिजली बिल देते देते आप थक चुके हैं, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगा करके आप बिजली की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में यह योजना शुरू किया है। खबर के अनुसार नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लेकर के आप घर की छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर आपको सरकार की तरफ से 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। या वहीं अगर आप 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाते हैं तो फिर आपको 20% तक की सब्सिडी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें आवेदन कैसे करें। तो घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए संदास ऐप डाउनलोड करें या फिर आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के अपने राज्य और फिर बिजली वितरण कंपनी का चयन करें और फिर ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरा करें। उसके बाद आप आवेदन कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय परंपरा में शादी एक त्यौहार की तरह होती है जिसमें पूरा परिवार और फिर रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर राज्य में अलग अलग तरह की शादियाँ होती है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ दूल्हे का बाजार लगता है, तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है 100%। जब भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक ऐसा ही बाजार सजता है जहां दूल्हे बिकने के लिए खड़े रहते हैं। जब लड़की वाले आते हैं और फिर उनकी बोली लगा करके उनसे अपने बेटी की शादी करवाते हैं। ये बाजार दशकों से लगता आ रहा है और यहाँ के लोग इसे एक परंपरा की तरह निभाते हैं। जी हाँ, इस बाजार का नाम सौराठ सभा है। ये बिहार के मधुबनी जिला में हर साल लगता है। ये बाजार जून से जुलाई के महीने में लगता है। यहाँ शादी करने योग्य लड़के लड़कियां आते हैं। जहाँ इस बाजार में दूल्हा खड़ा हो जाता है और लड़की वाले उससे उसका क्वालिफिकेशन, उसका घर परिवार और फिर उसकी आमदनी पूछते हैं, जिसके बाद वे तय करते हैं कि उन्हें दूल्हे को पसंद करना है या फिर इसके लिए बोली लगानी है या नहीं। जहाँ अगर उन्हें लड़का पसंद आता है तो फिर वे उस पर एक गमछा डाल देते हैं और फिर सबको मालूम चल जाता है कि दूल्हा उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। जहाँ इस बाजार में मुख्य भूमिका पुरुषों की होती है। जब पुरुष ही यहाँ
अपनी लड़की के लिए दूल्हे का चयन करते हैं और उसके बाद दोनों परिवारों के पुरुष ही आपस में बातचीत करके तय करते हैं कि इस शादी में कितना खर्च होगा और लड़की वाले को लड़के वालों को क्या दहेज या फिर गिफ्ट देना होगा। जब लड़की वाले शादी में कितना पैसा खर्च करेंगे वह इस बात से तय होता है कि लड़का क्या करता है और फिर कितना कमाता है। दूल्हे का ये बाजार जिसे सौराठ सभा कहते हैं आज से नहीं लग रहा है, बल्कि ये पिछले 700 सालों से चलता आ रहा है और हर साल लगता है। इसकी शुरुआत कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह ने की थी। उन्होंने ऐसा इसलिए शुरू किया था ताकि वे अलग अलग गोत्र में लोगों की शादी करवा सके और इन शादियों में तब दहेज की भी कोई प्रथा नहीं थी। हालांकि बदलते समाज में शादियों की इस परंपरा को भले ही जारी रखा गया हो, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार इसमें दहेज जरूर जोड़ दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि खुद को शिक्षक बनाने की चाह रखने वाले युवक युवतियों के लिए बिहार सरकार और फिर शिक्षा विभाग ने बड़ा मौका दिया है। जब बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ अब भी निर्णय कर लिया गया है कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 8 फरवरी तक जारी रहेगा। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे। ये परीक्षा ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से इस परीक्षा के सिलेबस को लेकर के दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा में सामान्य हिंदी के 25 सवाल, गणित के 25 सवाल, विज्ञान से 20 सवाल और सामाजिक अध्ययन के 20 सवाल, साथ ही अंग्रेजी के 20 और फिर तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता यानी कि रीजनिंग के 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवालों के सही जवाब के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये परीक्षा बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित करवाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 30,700 ऐसी सीटें हैं जिसे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास स्टूडेंट के जरिए भरा जाता है, जिसमें प्राइवेट और फिर सरकारी कॉलेज की सीटें शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दी गई है। साथ ही साथ बोर्ड द्वारा आवेदन करने में किसी तरीके से दिक्कत परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर हैं। अपने 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने महागठबंधन सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जदयू नेता के करबला बनाने वाले बयान पर भी जमकर के निशाना साधा है। वहीं बिहार के कॉलेजों में सरस्वती की प्रतिमा नहीं लगाने की जिला प्रशासन ने आदेश बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरस्वती पूजा बिहार में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में की जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के कॉलेजों में सरस्वती पूजा की प्रतिमा नहीं लगाने का जिला प्रशासन ने आदेश दिया है, तो क्या बिहार में सरस्वती पूजा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में सरस्वती की पूजा की जाएगी। हमारे पूर्वजों ने बंटवारे के समय गलती की थी, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं। अगर धर्म पर विवादित बयान देकर के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बहुसंख्यक के हिंदू भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही गहमागमी के बीच अब बिहार के उप मुख्यमंत्री और फिर राजद नेता तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश ऑफिस पहुंचे। तेजस्वी यादव यहां प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने पहुंचे। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच महागठबंधन के अंदर चल रही उठापटक को लेकर के आपसी बैठक चल रही। इसके साथ ही साथ सुधाकर सिंह और फिर शिक्षा मंत्री प्रकरण को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां वह जदयू नेता की तरफ से शहर को करबला बनाने की बात को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि कट्टरपंथ को कोई जगह हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी सरकार का मानना है कि हम लोग सब लोग का सम्मान करते हैं और फिर हमारे सरकार में कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है। आपको बता दूं कि जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जिसके बाद इसको लेकर के बिहार के अंदर काफ़ी गहमागमी देखने को मिल रही है, खास करके राजनीति में। अब इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई दी है। आपको बता दूं कि हजारीबाग में यानी कि झारखंड के हजारीबाग करबला मैदान में इदारा शरिया का समाज सुधार अधिवेशन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद सह जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी शामिल हुए। इस दौरान बलियावी भड़काऊ भाषण देने लगे, जहां उनके भाषण को सुनकर के लोगों ने तालियां भी बजाई। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पूरे शहर को करबला बना देने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये बात
बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि जाति आधारित जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। इस फैसले को नीतीश कुमार अपनी जीत बता रहे हैं। जहां वही फैसला को लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये तो बिहार सरकार की जीत है। आगे उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार की नींद टूटे और पूरे देश में केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। इस पर भारत सरकार को दोबारा सोचनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि याचिकाकर्ता सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये याचिका दायर की है, लोगों के हित में नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा फिर कैसे पता चलेगा कि किसको कितना आरक्षण देना है या इसके साथ ही कौन कौन गरीब है। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू से ही आरजेडी की कर रही है, जहां इससे संबंधित साइंटिफिक डेटा होना जरूरी है। यह सिर्फ जाति आधारित जनगणना नहीं है, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिला में समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले की बांके बाजार प्रखंड में बेला गांव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में विपक्ष के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे बेचारा मेरे खिलाफ रोज नहीं बोलेगा तो फिर उसको फायदा कैसे होगा। ये सब बात छोड़िए, किसको क्या पता है, कौन क्या जानता है, ये सबको पता है। सुशील मोदी पर तंज कसने के अलावा भी उन्होंने अपनी समाधान यात्रा के बारे में बात की है। जहाँ उन्होंने कहा है कि लेमन ग्रास की खेती करके लोग खुशहाल हो रहे हैं। जिस भूमि पर कहीं कुछ पैदा नहीं होता था, आज वहाँ लोग खेती कर रहे हैं और उनकी आमदनी भी हो रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमने खुद एक अणे मार्ग में थोड़ी लेमन ग्रास की खेती करवाई थी। ये बहुत ही फायदेमंद है, हर हिसाब से इसका फायदा लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब जरूरत है इसे बढ़ावा देने की, इसकी मार्केटिंग कैसे हो, आमदनी और ज़्यादा कैसे हो। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत गया जिला पहुंचा था, जो वहां पर लेमन ग्रास की खेती का जायजा लिया, साथ ही साथ उसके कई उत्पादकों को देखा और फिर जानकारी ली। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से लाभान्वित छात्रों से भी संवाद किया और फिर उनसे बातचीत की। उन्होंने यात्रा से मिलने वाली योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इसके अलावा पक्की गली नाली स्थिति से रूबरू हुए। इस दौरान जीविका दीदियों ने भी उनका स्वागत किया। दोस्तों, बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों विवादों में है। अपने चमत्कार और लोगों का भूत भविष्य बताने के उनके तरीके को लेकर के समर्थक और विरोधी दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अभी हाल ही में नागपुर में विवाद सामने आया था, जिसके बाद से वे सुर्खियों में छाए हुए हैं। इधर दूसरी ओर बयानबाजी की सियासत से अटे पड़े बिहार में बागेश्वर धाम के लिए भी बयानबाजी शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा पर टिप्पणी की है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे बागेश्वर बाबा को आड़े हाथों ले रहे हैं। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी है और कहा है कि क्या वह अगर चमत्कार से लोगों की गंभीर बीमारी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ये कर देंगे तो फिर मैं उनका भक्त बन जाऊंगा और पैर पकड़ लूंगा। पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनमें हिम्मत और फिर औकात है तो फिर बिहार आकर के बताएं और मैं जो कहता हूँ वह करके दिखाएं। चमत्कार से देश की गरीबों को मिटा सकते हैं। ये लोग मार्केटिंग करते हैं और फिर एक ही काम करने के लिए 200 से अधिक लोगों को लगाए रहते हैं। यह भीड़ में पहले से ही उनके लोग मौजूद रहते हैं, इसके बाद वे उन लोगों को ही बुला करके उनकी जीवनी बताते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बाबा लोग दुनिया के सबसे बड़ा चरित्रहीन लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे बाबा को रौन देना चाहिए और फिर जेल में बंद कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान भक्त नहीं है, वे गंदा आदमी है। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी मुस्लिम के द्वारा किए गए पैसे से की गई थी। ऐसे आदमी के किस्से से विज्ञान खत्म हो जाएगी। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को ऐसे लोगों के खिलाफ आना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए अब उन्हें 3 नए कार्यक्रमों के तहत तय मानकों पर आंका जाएगा। मिशन 60 के बाद सरकार ने मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की क्वालिटी जांच 3 कार्यक्रमों के माध्यम से करने का फैसला किया है। यह तीनों कार्यक्रम के अलग अलग मानक हैं। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के लिए चेक लिस्ट तैयार किया गया है। इस चेक लिस्ट के अनुसार मानक पूरा करने वाले अस्पतालों को ही क्वालिटी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पहला
कार्यक्रम है कायाकल्प, दूसरा कार्यक्रम का नाम है लक्ष्य और तीसरे कार्यक्रम का नाम एनक्वास रखा गया है। तीनों कार्यक्रम में अस्पतालों की अलग अलग प्रकार की सुविधाओं की जांच की जा रही है। मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों को गुणवत्ता का प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में विवाह भवनों पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। जब बताया जाता है कि विवाह भवनों की सालाना आमदनी लाखों में है, लेकिन सर्विस टैक्स के नाम पर सरकार के खाते में फूटी कौड़ी भी नहीं जमा करते हैं। फिलहाल सेल टैक्स डिपार्टमेंट मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला इलाके की है। यहाँ वरदान बैंक वेट पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स चोरी का मामला छापा मारा है। छापेमारी टीम में कटिहार के अलावा पूर्णिया वाणिज्य कर विभाग के भी अधिकारी जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि सेल टैक्स विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में इन दिनों कई बड़े बड़े विवाह भवन खुले हैं जो सालाना लाखों में आमदनी करते हैं, लेकिन सर्विस टैक्स सरकार को अदा नहीं करते। इनके खिलाफ सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने कटिहार पूर्णिया के अधिकारियों को मिलाकर के एक टीम का गठन किया है और शहर के जुगत भवन वरदान बैंक वेट समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है। कटिहार में विवाह भवनों पर छापेमारी की बात, लाखों में टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मधेपुरा सदर प्रखंड के धुरगांव वार्ड नंबर 13 में साग खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। सभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 13 निवासी सत्यनारायण दास की पत्नी पूनम देवी, उनकी लड़की मुंद्रिका कुमारी और फिर लड़का सोनू कुमार की तबीयत खाना खाने के बाद अचानक एक करके बिगड़ने लगी। जानकारी के अनुसार बगल के एक खेत से बच्चे साग तोड़ करके लाए थे, जिसे खाने के बाद से ही सभी लोगों की हालात बिगड़ने लगी। परिवार वालों को आशंका थी कि साग में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया होगा, इसी कारण से इन लोगों की तबीयत खराब हुई। जब परिवार वाले साग खाने से ही बीमार होने की बात बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा के करीब आने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे पार्टी में आते जाते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा है कि कृपया उपेंद्र कुशवाहा जी को मुझसे बात करने के लिए कहें, जब वे हमें बहुत पहले छोड़ करके चले गए हैं, जब मुझे नहीं पता है कि वे क्या चाहते हैं। मैं पटना में नहीं था, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वे वर्तमान में अस्वस्थ हैं। मैं उनसे मिलूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक संजय टाइगर और बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान ने दिल्ली एम्स में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से शुक्रवार को मुलाकात की। कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की उनसे मुलाकात ने बिहार की सियासत को एक नई हवा दे दी है। जदयू में अपनी अनदेखी से उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय किया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर एमएलसी बनाया था, लेकिन एनडीए सरकार या फिर महागठबंधन सरकार में कुशवाहा मंत्री नहीं बन पाए। जहां उनकी डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों बात करते हैं कि फ़ोन पर कवर लगाना फ़ोन को सुरक्षित रखने के सबसे आसान तरीके में से एक होता है। जब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग फ़ोन पर कवर लगा करके रखते हैं, और रखें भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल फ़ोन इतने महंगे आ रहे हैं, अगर हाथ से स्लिप होकर के गिर जाए तो फिर स्क्रीन टूटने का खतरा रहता है, इसलिए लोग कवर लगा करके रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फ़ोन पर कवर लगाने के नुकसान भी हुए? जी हाँ, हालांकि आपको ये सुनने में ज़रा सा भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन फ़ोन का कवर तो फ़ोन की सेफ्टी के लिए होता है, फिर नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तो चलिए जानते हैं एक कवर आपके फ़ोन को कैसे बर्बाद कर सकता है। जब फ़ोन पावर से चलता है तो जाहिर सी बात है गर्म तो होगा ही। जब मोबाइल के जो कवर होते हैं वह हार्ड प्लास्टिक और फिर रबड़ के होते हैं, इसीलिए फ़ोन की जो हीट होती है वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी वजह से आपका स्मार्टफोन स्लो हो जाता है। जब आपके फ़ोन पर कवर होता है और फिर आप चार्ज लगाते हैं तो फिर उसकी चार्जिंग स्पीड कम हो सकती है, क्योंकि जब चार्जिंग पर लगाते हैं तो फिर फ़ोन हीट होता है, और जब हीट बाहर नहीं निकलती है तो फिर बैटरी चार्ज होने की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर फ़ोन बैटरी को गर्म होने पर उसकी चार्जिंग स्पीड कम नहीं करेगा
तो फिर फ़ोन की बैटरी फटने का खतरा हो सकता है। जब फ़ोन में कई तरह के सेंसर होते हैं, जब हम फ़ोन पर कवर लगा देते हैं तो फिर सेंसर ढक जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन का रिस्पांस स्लो हो जाता है और कनेक्टिविटी में दिक्कत आने लगती है। जब हम फ़ोन पर कवर लगा लेते हैं तो फिर उसके अंदर धूल इकट्ठा होने से भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन की बॉडी पर स्क्रैच आने लगते हैं। जब कई बार तो पोर्ट्स भी ब्लॉक होने का खतरा रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि यूरेनियम की तरह दिखने वाले पदार्थ के साथ गिरफ्तार 2 नेपाली समेत 9 तस्करों की जांच शुरू हो गई है। जेल गए 2 नेपाली समेत 9 तस्करों से एटीएस से लेकर के अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार ये सभी यूरेनियम समेत अन्य दुर्लभ तत्वों का नकली पदार्थ देकर के ठगी करते हैं। बताया जाता है कि इस गिरोह का तार पटना, नालंदा, मोतिहारी, पूर्णिया के अलावा बिहार के कई जिलों से लेकर के नेपाल तक फैला हुआ है। साथ ही किशनगंज जिला भी शामिल है। बताया जाता है कि ये सभी पहले भी इस तरीके से ठगी के शिकार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी आपस में व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही बात करते थे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 22 फरवरी को बिहार का दौरा करेंगे। जहां पटना के बापू सभागार में होने वाले इस समारोह को किसान मजदूर समागम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जहां बड़ी संख्या में बिहार के किसान गृह मंत्री का स्वागत करेंगे। यह किसान मजदूर समागम के संयोजक और फिर बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को बापू सभागार में राज्य भर के किसानों को संबोधित करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने 3,74,000 लोगों को रेलवे में नौकरी दी है। नीतीश के रेल मंत्री रहते हुए 1,37,000 नौकरी कम हुई थी। जब बिहार में रेलवे की 57 परियोजनाओं पर काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अलग से रेल बजट की प्रथा खत्म करने से रेलवे की बजट सहायता में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जहां नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में 1,37,000 नौकरियां कम हो गई थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल में 3,74,000 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। रेल बजट को आम बजट में मिलाने से बिहार में रेलवे का बजट अनुदान यूपीए सरकार की तुलना में 6 गुना बढ़कर के 6606 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री गयासूर की प्रवृत्ति वाले लोगों का त्याग करें। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, मोक्ष धाम गया जी एवं सिद्ध पीठ, मंगला गौरी, पटन देवी, जानकी मंदिर, सीतामढ़ी आदि का विकास और फिर जीर्णोद्धार भव्य और फिर दिव्य बनारस के तर्ज पर करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरह बड़े हृदय से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की पहल करना चाहिए। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में 33 वर्षों से बड़े भाई एवं छोटे भाई की सरकार चल रही है, लेकिन इन पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से इन्हें विकसित करके वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कुछ नहीं किया है। अभी तेजस्वी यादव भी पर्यटन मंत्री भी है और इनके पास ये मौका है कि गया जी के साथ ही विष्णुपद एवं गौरी, मंगला मंदिर, पटन देवी, जानकी मंदिर आदि का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराएं। वर्तमान सरकार द्वारा हज भवन, खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं इस्लाम धर्म के दर्जनों स्थलों के विकास एवं जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपए व्यय किए गए हैं, लेकिन सनातन धर्म स्थानों के विकास में इस सरकार की रुचि नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में बैंक से पैसे निकालने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने वाले व्यक्ति से रुपए से भरा बैग छीनने की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक और घटना को अंजाम देते हुए पटना के जीपीओ गोलंबर के पास रिटायर्ड कर्मी राजेश कुमार से 2.5 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। इस संबंध में उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। 2 दिन पहले भी बदमाशों ने एसपी वर्मा रोड में 2 लाख और सचिवालय आर ब्लॉक में 30,000 रुपए छीन लिए थे। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो और प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस के बाद भी राजद विधायक सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जब पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर के भड़ास निकाली है। दरअसल
बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और फिर राजद विधायक शनिवार को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ जमकर के भड़ास निकाली। सुधाकर संघ ने कहा है कि बिहार में हर हाल में कृषि मंडी कानून लागू होना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई सालों से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेकर के जाते हैं, लेकिन उनका कटोरा हमेशा खाली रह जाता है। पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से इस सच्चाई की खुली गवाही है कि सरकारी खातिर गठबंधन बदला मगर बिहार की तकदीर नहीं बदली। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में किसानों ने 13 दिन आंदोलन किए हैं तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। बिहार सरकार को डराने के लिए 13 महीने ही की नहीं, महज 3 दिनों की जरूरत है, महज 13 दिनों की जरूरत है। इसके आगे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि केंद्र ने देश में 3 कृषि कानून बनाकर लाए हैं, जब किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया और केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से बिहार में किसान यदि 13 दिन धरना पर प्रदर्शन करेंगे तो फिर कृषि कानून, भूमि मुआवजा और ऐसे कई अन्य मसलों पर सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकार कहीं भी हो लेकिन वह आंदोलन से जरूर डरती है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मेरे शब्दों के पीछे कुछ लोग लाठी लेकर के चलते हैं, उनका इलाज आप सबके पास है। आप सब संघर्ष करिए और उन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार कीजिए जो आपके हित में काम नहीं करते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।